May I come in, sir? नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए बिना व्यक्तिगत पहचान उजागर किए। जी सर, मेरी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा जो है वो हनुमानगढ़ जिले से हुई है और उच्च माध्यमिक शिक्षा से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मैंने सीकर जिले से की है, विज्ञान संकाय से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी से और वर्तमान में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ 27 दिसंबर 2021। ठीक है। ग्रेजुएशन 12th सब साइंस स्ट्रीम में, फिर अचानक आपने ये शिफ्ट क्यों किया पोस्ट ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी? जी सर, सर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कर लिया था। उसके बाद में मैंने आरएस का अटेम्प्ट दिया 2018 फर्स्ट, और सर उसमें हमारे मेंस में एक विषय था सोशियोलॉजी का एक सेगमेंट। तो वहां से सर मेरे को ये थोड़ा नया विषय लगा और मेरी रुचि भी इसमें थोड़ी मुझे लगी कि एक ऐसा विषय जो मेरी रुचि का था, तो मैंने इस विषय पे स्विच किया। तो सर मैंने 2019 में पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू किया। ठीक है। राजनीति में जातिवाद या आपके सोशियोलॉजी में इस तरह का कोई इश्यू आया होगा? राजनीति का जो जातिकरण हो रहा है जी बहुत ज्यादा, आपकी क्या राय है इस पर? ये कहाँ तक उचित है या किस हद तक सही है? सर मैं ऐसे मानती हूँ कि जाति के आधार पर अगर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति होती है तो वो संवैधानिक दृष्टि से तो गलत ही है, तो मैं उसको सही तो नहीं मानती। ठीक है। एक संस्कृतिकरण होता है, संस्कृताइजेशन, ये क्या कंसेप्ट है? जी सर, ये भारत के समाजशास्त्री थे एम एन श्रीनिवास, उन्होंने दिया था जब वो रामपुरा विलेज के अंदर अध्ययन कर रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा था कि जो जैसे मान लो कि निचले स्तर की जो जातियां होती है वो अपने से उच्च स्तर की जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करती है ताकि वो उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर सके समाज। ठीक है। एक अभी हाल ही में जो है काफी चर्चा में रहता है कि पश्चिमीकरण, जो हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। जी। तो पश्चिम के ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और उससे हमारी सांस्कृतिक जो मूल्य है या विरासत है उसको कोई नुकसान नहीं होगा? जी सर, जैसे हमने हमारे संवैधानिक दृष्टि से भी कुछ मूल्य लिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, समानता का जो सिद्धांत है, ये कुछ ऐसे मूल्य जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी किसी प्रकार से हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया। हनुमानगढ़ जिले का क्या इतिहास है, कब बना? जी सर, हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को बना था सर, गंगानगर से अलग करके। 31वां जिला है राजस्थान का। इससे पहले अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये जैसलमेर के जो भाटी राजा थे तो उनकी एक नगरी के रूप में रहा है, इसी वजह से इसका प्राचीन नाम भटनेर था, जिसको मतलब अपभ्रंश नाम भट्टी नगर भी कहा जाता है, भाटी नगर। तो सर भटनेर, और उसके बाद में कई विदेशी आक्रमणकारियों का भी यहाँ पे शासन रहा और फाइनली जो है वो बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह जी ने 1805 में फतेह किया था मंगलवार के दिन। तो मंगलवार का वार जो है वो हिंदू समाज की मान्यता के अनुसार हनुमान जी का वार माना जाता है, तो हनुमानगढ़ नाम रखा। उस युद्ध की कुछ विशेषता भी है, कैसे गोले कैसे चलाए गए थे? आई एम सॉरी सर, माफी चाहूंगी मुझे जानकर। ठीक है। कालीबंगा नाम हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है। जी सर। क्या इंपॉर्टेंस है कालीबंगा की? कालीबंगा सर भारत का एक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो जो भारत में है स्थित, तो इसके रूप में इसका इतिहास है और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। कालीबंगा का नाम वैसे कालीबंगा क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे काली और बंगा जो शब्द है वो पंजाब की संस्कृति के कारण चूड़ियों को कहते हैं, तो वहां से काले रंग की चूड़ियां मिली है, इस वजह से भी इसको कालीबंगा जो शब्द है वो रखा गया। ठीक। आपकी हॉबी आपने बताई है सूर्य नमस्कार करना और प्राणायाम करना। जी सर। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं? जी सर, 12 आसनों का समुच्चय होता है। हर आसन के साथ सूर्य का एक नाम का उच्चारण होता है। जी सर। तो आपको 12 ही नाम याद है? जी सर। चलिए कोई भी 4 नाम मुझे आप बताएं। जी सर, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आपने अपनी वीकनेस में बताया है आप पैसे कम खर्च करते हैं, माइजर हैं। जी सर। और फैक्ट्स आपको इजीली याद नहीं होते हैं। फैक्ट्स याद नहीं होते तो आपने एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि मुझे याद होते नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ता है कॉन्सेप्ट की तुलना में, उस पर ग्रिप बनाने। ठीक है सर। अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं? जी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। क्या आपको अलॉटमेंट है काम? जी सर। क्या काम कर रहे हैं अभी आप? जिस वर्तमान में मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें मैं एक केवीएसएस संस्था होती है, क्रय विक्रय सहकारी समिति, उसमें मैं जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा कुछ इंस्पेक्शन होते हैं और कुछ जांचें जो दी जाती है कुछ राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा के तहत,
और यदि कोई जीएसएस का गठन करना हो तो उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, और यदि सहकारी समितियों में चुनाव हो रहे हो तो उनमें चुनाव अधिकारी के रूप। ये इसके कितने स्तरीय होती है क्रय विक्रय सहकारी समिति? इस क्रय विक्रय सहकारी समिति अपने आप में एक स्तरीय होता है, ये केंद्रीय स्तर की सहकारी समिति बोला जाता है इसे। बाकी जो है वो सहकारी समितियां 3 स्तर पे काम करती है। इसमें एक ग्राम स्तर पे, जिसको हम जीएसएस बोलते हैं, अगर वो क्रेडिट का काम कर रही है तो उसको पैक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर एक होता है ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम क्रेडिट का काम करें तो सीसीबी बोल सकते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होते हैं, और एक अपेक्स लेवल पे। तो आप एमएसपी पे, आपका काम है एमएसपी पे अनाज खरीदना, है ना? कितनी राज्य सरकार कितनी ये जो फसलें इन पे एमएसपी घोषित करती है? जी सर, 22 फसलें हैं और एक गन्ना। अच्छा, ये केंद्र सरकार घोषित करती है या राज्य सरकार? जी सर, केंद्र सरकार का एक सीएसीपीए, केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग, उसकी सिफारिश पे केंद्र सरकार द्वारा घोषित। तो अभी कितनी फसलें हैं जिन पे ये एमएसपी पे दे रही है राज्य सरकार उनको? मतलब कितनी फसलें खरीद रही है 22 में से? जी, जैसे अभी जो सीजन था उसके अंदर रबी के सीजन में मुख्यतः सरसों और चना की खरीद हुई थी। बाजरा खरीदा जाता है इसमें? जी सर, बाजरा नहीं खरीदा जाता अभी तक। एमएसपी बाजरा के घोषित करती है? जी सर, घोषित करती है। क्या है बाजरा की एमएसपी? सर मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, पर मैं गैस कर सकता हूँ 2100 के लगभग है सर, 2000 या 2100 के बीच। तो ये सीटू लागत ये क्या होती है? जी सर, ये एमएसपी को निर्धारित करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी का एक फॉर्मूला है C2। तो इसको मैं क्रम से बताना चाहूंगी। जैसे A2 होता है, A2 के अंदर मुख्यतः जो इनपुट की लागत आती है खेती की, वही शामिल की जाती है। वहीं पे A2 प्लस FL होता है, जिसमें फैमिली लेबर भी उसमें शामिल कर लिया जाए। C2 इससे भी व्यापक होता है। मान लो कि कोई किसान जैसे ठेके पे लेके खेती कर रहा हो, तो उसका किराया जो मतलब उसने दिया हो, वो भी इसमें ऐड किया जाए। सहकार से समृद्धि क्या समझते हैं आप इससे? जी सर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहकारिता से जोड़ करके और उनको आर्थिक दृष्टि से उनका उन्नयन किया जा सके। भारत में सहकारिता मंत्रालय है? जी केंद्र सरकार में कौन है मिनिस्टर? जी सर, श्रीमान अमित शाह जी। और राज्य में? राज्य में श्री उदयलाल जी आंजना। दोनों का वर्क डिफरेंस भी होता है क्या? जी सर, दोनों मंत्रालय का, केंद्र वाले का क्या क्या है? जी सर, इसमें मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ। बताइए। जी सर, जैसे सेंट्रल लेवल पे जो सहकारिता मंत्रालय है, वो मुख्य रूप से जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी है, तो शायद उनके तहत तो जो निर्देशन, नियंत्रण या नीति बनाने का काम करते होंगे। और अगर हम राज्य लेवल पे बात करें, क्योंकि सहकारिता राज्य सूची का विषय, सहकारिता एक सहकारी संघवाद आता है। जी सर, ये क्या होता है? सहकारी संघवाद का मतलब होता है सर, जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आपस में मिलकर के जन कल्याणकारी कार्य करें। ठीक, आप हनुमानगढ़ से हैं, नरमा कपास काफी पैदा होता है। एक कपास के लिए आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए? जैसे कपास के लिए आदर्श दशाएं, जो बारिश है वो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और जिस टाइम ये पकती है उस टाइम इसको जो है वो खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो मिट्टी होती है वो काली कपासी मिट्टी जो है। तो ऐसी दशाएं तो वहाँ पे हनुमानगढ़ में, गंगानगर में नहीं है, तो क्या कारण वहाँ उत्पादन ज्यादा है? जी सर, वहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव अगर अपने देखें तो वो भी कारण रहा, और सेकंड जो नहरों से सिंचाई होती है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम होने के बावजूद भी कपास की खेती वहाँ पे हो पाती है। अच्छा, एक अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट देखें तो राजस्थान और गुजरात, जी सर, तो गुजरात में अपन देखें तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, जैसे अमूल डेयरी के कंसेप्ट में। तो ऐसे क्या कारण रहे कि राजस्थान में उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाए? जी सर, मैं ये मानती हूँ कि प्रबंधन के स्तर पे कुछ जो यहाँ पे कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से गुजरात का जो अमूल मॉडल जितना, क्योंकि अमूल मॉडल जब सहकारिता व्यापक लेवल पे शुरू हुई थी, श्वेत क्रांति जब शुरू नहीं हुई थी उससे पहले का है, और वहां पे जिस तरीके से प्रबंधन ने नियमित स्तर पे चुनाव हुए, और मतलब अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से उस संस्था के हित में प्रभावी निर्णय लिए गए, तो और जो कुशलता की दृष्टि से जो वहां पे कार्य थे, तो वो भी प्रोफेशनल थे। अपन कपास और गन्ने की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएं ये कैश क्रॉप क्या होता है? जी सर, कैश क्रॉप्स नकदी फसलें उनको कहा जाता है जिनको हम बेच करके बाजार में सीधा, और जो मतलब खाद्यान्न की श्रेणी में नहीं आती जनरली, और उनको हम मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य से ही जो उनकी खेती करते हैं। तो कपास और गन्ने के अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं? जैसे गवार जो होती है वो कह सकते हैं, राजस्थान में ग्वार होता है,
वो खाद्यान्न की दृष्टि में नहीं आता। सर आई एम सॉरी, मैं वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, राजस्थान के अंदर ऑयल एंड ऑयल सीड जी सर। दोनों का बहुत जोर है, कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी फसलें हैं ये? सर ऑयल सीड में मुख्यतः सरसों जो है वो राजस्थान में काफी होता है और पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है राजस्थान सरसों के उत्पादन में। और इसमें मेनली जो बेल्ट है जिसमें अपने कहे भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली वाला बेल्ट, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी सरसों का उत्पादन होता है। और तो ये बेल्ट ही सर पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं, थोड़ा बहुत उत्तरी पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में चावल का उत्पादन भी होता है, ये किधर होता है? सर चावल का उत्पादन एक तो जहाँ पे हरित क्रांति का हनुमानगढ़, गंगानगर, सेकंड बूंदी, कोटा, यहाँ पे भी होता है सर, हाड़ौती क्षेत्र में। अभी भारत ने जी सर। नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बंद करा है। जी सर। क्यों? जी सर, उसके पीछे मेन कारण यही था कि भारत की स्वयं का जो खाद्यान्न का जितना स्टॉक होना चाहिए यहाँ की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, वो इस दृष्टि से किया गया सर। डिनर डिप्लोमेसी, जी सर। अभी जो G20 का डिनर हुआ है, जी सर। उसमें जो मुख्य अतिथि हैं उनके लिए जो बर्तन है वो जयपुर से बन के गए। जी सर। कुछ आइडिया है उसके बारे में आपको? जी सर, उन पे चांदी की कोटिंग की गई थी उन बर्तनों पे, कुछ बर्तनों पे सोने की भी कोटिंग हुई थी। और डिनर डिप्लोमेसी को हम इस तरह से कह सकते हैं, जिस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस ईयर को घोषित किया है, तो उसमें हमने अपने जो मिलेट्स यहाँ पे उत्पादित होते हैं देश में, उसका भी प्रमोशन किया है। मोटा अनाज क्या है? सर आई एम सॉरी, मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, माफी चाहूंगी। चलिए, अभी जो डिनर मेन्यू की बात हो रही थी, तो उसमें वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन था या मिक्स था? जिससे मैं इसमें गेस कर सकती हूँ, कुछ देशों के लिए शायद वेजिटेरियन था और कुछ के लिए नॉन वेजिटेरियन भी रहा होगा। थैंक यू सर। चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जब हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब एड्रेस किया था, तो प्लकार्ड पर देश का नाम क्या लिखा हुआ था हमारे? जी सर, भारत। भारत। और बाकी इससे पहले जनरली क्या लिखा जाता था इंटरनेशनल वगैरह में? जी सर, जनरली इंडिया नाम से सर। आपको क्या लगता है ये इंडिया से भारत जो नाम करने की जो अभी अटकलें चल रही है, अब ऑफिशियली किया नहीं किया हमें नहीं पता, जी सर, ये सही है, कर दिया जाना चाहिए? सर अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो जो नाम का उपयोग हुआ है वो गलत नहीं है, क्योंकि संविधान में भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ टेरिटरी। तो मतलब दोनों ही जो शब्द हैं वो हम पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और रही बात कि भाई देश का नाम बदल के भारत कर देना चाहिए क्या और इंडिया को हटा देना चाहिए क्या, तो सर इसमें मेरा मानना ये है कि क्योंकि भारत नाम से हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो जुड़ी हुई है, और इंडिया नाम से आज हम पहचान पाते हैं विश्व के अंदर, वैश्विक परिदृश्य में इंडिया नाम भी उतना ही पॉपुलर हो चुका है। तो दोनों ही नाम को कंटिन्यू करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है। भारत अभी आपने बताया सांस्कृतिक धरोहर है, जी सर। क्या हिस्ट्री है इसके, भारत नाम क्यों रखा गया है? जी सर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भारत नाम के राजा हुए थे, तो उनके नाम पे उनकी जो वंशावली चली। कौन थे भरत, किसके बेटे थे? सर दुष्यंत एंड शकुंतला। ठीक है। और क्या कारण है इसको भारत कहने का? सर अभी मैं एक ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जी सर। लागू कर दिया जाना चाहिए? जी सर, मैं इसमें ये मानती हूँ कि इसको बहुत ज्यादा तीव्रता से ऐसे लागू करने की बजाय इस पे एक डिस्कशन होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, कुछ मुद्दों पे जो आम सहमति हो सकती है। अभी जिन मुद्दों से हमें लगता है कि महिलाओं के या बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां पे हमें पहले समानता लाने की बात की जानी चाहिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। जब वो लागू हो जाता है तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बेनिफिट्स हमें पता है, जी सर। चैलेंजेस क्या क्या, क्यों लागू नहीं कर देते हम इसे? जी सर, चैलेंजेस, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर बार बार चुनाव होते हैं तो राजनेता बार बार मैदान में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, तो जो शासकीय नीतियां हैं वो और ज्यादा बेहतर होती हैं। और सेकंड सर, चुनौतियां मैं पूछ रहा हूँ, चुनौतियां लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको इतना? चुनौतियों में सर एक तो संवैधानिक संशोधन सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड, इतने बड़े लेवल पे ईवीएम वीवीपैट की व्यवस्था करना, इतने बड़े लेवल पे जो वर्क फोर्स है उसके लिए तो वो तैनात करना, तो ये कुछ प्रमुख चैलेंजेस। ठीक है, धन्यवाद। आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।